पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अभी हम लास्ट चैप्टर में क्या पढ़े थे, वन वेरिएबल का पढ़े थे। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, जहाँ पे किसी इक्वेशन के साथ एक्स वाई ऐसे कुछ आ जाए। मान लो एक तुमको एग्जाम्पल दिया है कि अखिला एक लड़की है जो कि एक अपने गांव के मेले में गई और उसको एक तो जायंट व्हील का राइड करना है, वो जो बड़ा वाला झूला आता है, और दूसरा उसको हुपला खेलना है जिसमें हम वो फेंकते हैं, सामान रखा रहता है, रिंग जिसमें पड़ जाता है वो मिल जाता है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला इज हाफ द नंबर ऑफ राइड्स शी हैड ऑन द जायंट व्हील। मतलब देखो फिर से पढ़ो, द नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला इज हाफ द नंबर ऑफ राइड्स शी हैड ऑन जायंट व्हील। मतलब कि उसने जितना भी जायंट व्हील पे किया था उसका हाफ है इसका हुपला, उसका आधा ही हुपला खेला। मतलब अगर 10 बार जायंट व्हील किया था तो हुपला कितनी बार खेला था, 5 बार। अब कह रहा है कि अगर हर एक राइड पे 3 रुपए लगा, ठीक है, और हर एक हुपला के गेम पे 4 रुपए लगा, तो हम कैसे पता करेंगे कि कितने राइड्स और कितने हुपला उसने खेले, जबकि उसने पैसे टोटल खर्च किए 20 रुपए। ठीक है, तो पैसे टोटल खर्च किए हैं 20 रुपए और हमें पता करना है कि कितनी बार उसने हुपला खेला और कितनी बार उसने जायंट व्हील खेला। ठीक है, क्लियर हुआ। अब आते हैं, अब हम यहाँ पे अलग अलग केसेस हम नॉर्मली कैसे सॉल्व करेंगे, कि अब हम यहाँ पे सॉल्व ऐसे करेंगे कि टोटल 20 रुपए गए। तो एक केस है कि अगर हुपला में कितने जा रहे हैं, 4 रुपए, और 3 रुपए जा रहे हैं जायंट व्हील में। ठीक है, तो यहाँ पे कितने लगे, 4 रुपए, यहाँ पे कितने लगे, 3 रुपए। लेकिन हमें ये पता है कि अगर ये एक बार हो रहा है तो ये 2 बार हो रहा है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे जब लगे 6 रुपए तो यहाँ पे लगे 4 रुपए। फिर यहाँ पे जब लगे 12 रुपए तो यहाँ पे लगे 8 रुपए। तो अब यहाँ पे ये 20 रुपए टोटल खर्च हो गए। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि उसने हुपला खेला 2 बार और जायंट व्हील खेला 4 बार। ठीक है, तो ऐसे करके हमने निकाल लिया। तो ये कह रहे हैं कि हम अलग अलग केसेस ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर उसने एक राइड लिया तो पॉसिबल है, फिर 2 राइड पे क्या हुआ, 3 राइड पे क्या हुआ, तो ऐसे करके हमने निकाल लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि इसी को अगर हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की तरह दिखाने की कोशिश करें तो कैसे हम दिखाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम मान लेते हैं कि जो राइड्स थे अखिला के वो एक्स थे, हमें नहीं पता कितनी बार खेला उसने, तो हम उसको एक्स मान लेते हैं। तो राइड हमारा हो गया एक्स, तो उसका जो नंबर ऑफ टाइम्स ही प्लेड हुपला उसको हम मान लेते हैं वाई। हुपला जो है वो है वाई। तो इसका मतलब कि हमें क्या बोला गया है कि द नंबर ऑफ राइड्स, द नंबर ऑफ टाइम्स ही प्लेड हुपला इज हाफ द टाइम नंबर ऑफ टाइम्स ही प्लेड राइड। मतलब उसने राइड जितनी बार किया उसका आधा इसने हुपला किया। मतलब कि हम क्या लिख सकते हैं कि हुपला इज इक्वल टू क्या है, तो राइड का हाफ। ठीक है, यानी कि y इज इक्वल टू 1/2 एक्स। और दूसरे में हम आते हैं कि पैसों का, तो x है हमारा, तो यानी कि हमारा राइड का लग रहा है 3 रुपए और हुपला का लग रहा है 4 रुपए। यानी कि 3 इंटू हमारा राइड और 4 इंटू हमारा हुपला, टोटल इसने खर्च किए कितने, 20। तो हमारा 2 इक्वेशन बना यहाँ से। ठीक है, तो अब हम इसके साथ सॉल्यूशंस ढूंढ सकते हैं, यहाँ से ये सॉल्यूशंस निकालना आसान हो जाएगा। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हम आसानी से इससे आंसर्स ला सकते हैं। ये अभी हम आगे देखेंगे कैसे कैसे हम आंसर्स ला सकते हैं। जैसे यहाँ से एक तरीका क्या है कि y का वैल्यू उठा के हम इसमें कहीं पे भी रख देंगे, क्योंकि दोनों अलग अलग वेरिएबल हैं तो इनको ऐसे सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि 3x प्लस 4 और y का वैल्यू हम ये रख देते हैं, क्योंकि y इज इक्वल टू 1/2 x है, तो इंटू 1/2 x इज इक्वल टू 20। तो यहाँ पे देखो 3x प्लस ये 2x इज इक्वल टू 20, तो 5x इज इक्वल टू 20। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 4। यानी कि द नंबर ऑफ टाइम्स ही प्लेड हुपला वाज
सी प्लेड राइट वाज 4, ठीक है। तो x का वैल्यू हमारा 4 आ गया, इसका मतलब कि उसने राइट 4 बार किया है, ठीक है। अब इस 4 को हम इसी भी इक्वेशन में रख दे, तो y इज इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स की जगह हम रख देंगे 4, तो 2। तो अब हुपला उसने कितनी बार खेला? 2 बार। सेम चीज हम यहाँ पे भी रख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे इनके आंसर्स निकालने हैं इक्वेशंस बना करके। इसी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आता है कि एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो होता है जिसका कोई सोल्यूशन ना हो, उसको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। जैसे मान लो कि अभी ये जो ऊपर हमने इक्वेशन लिखा, ये अगर इसका कोई सोल्यूशन ना हो तो हम इसको क्या बोलेंगे? तो हम इसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल्स हो और उसका सोल्यूशन हो, उसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो ये वर्ड याद रखना, इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट, ठीक है। तो एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसके जो इक्विवेलेंट विच आर इक्विवेलेंट एंड हैज इनफाइनाइटली मेनी डिस्टिंक्ट कॉमन सॉल्यूशंस, जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं वो इनकंसिस्टेंट, जिसके दो सॉल्यूशन हो वो कंसिस्टेंट, और जिसके बहुत सारे सॉल्यूशंस हो वो उसको हम क्या बोलेंगे? डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। तो ये तीन वर्ड तुम्हें याद रखना है, ठीक है। इनकंसिस्टेंट नो सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट टू सॉल्यूशंस, और डिपेंडेंट पेयर बहुत सारे सॉल्यूशंस, ठीक है। जो डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है वो हमेशा कंसिस्टेंट होता है, ये भी याद रखना है, ठीक है। क्योंकि कंसिस्टेंट का मतलब क्या, कि उसके सॉल्यूशंस हैं। तो वो बहुत सारे सॉल्यूशंस है तो डिपेंडेंट है, बट वो कंसिस्टेंट भी है। और सिर्फ दो ही सॉल्यूशन है तो वो सिर्फ कंसिस्टेंट है, वो डिपेंडेंट नहीं है। और कोई सॉल्यूशन नहीं तो इनकंसिस्टेंट। अब हम यहाँ से समराइज कर सकते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें हो रही हैं। तो देखो, जो लाइंस होंगी जब हम इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, जब हम इक्वेशंस बनाएंगे, और उन इक्वेशंस का जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, तो उन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा? तो जो लाइंस होंगी दे मे इंटरसेक्ट इन एट अ सिंगल पॉइंट, ठीक है। हो सकता है कि अगर हम ऐसा ग्राफ बनाएं तो हो सकता है कि कोई लाइन ऐसे एक बार इंटरसेक्ट कर जाए, ठीक है। ऐसा हो सकता है। इस केस में जो पेयर ऑफ इक्वेशन होगा हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, मतलब क्या है? कंसिस्टेंट है, ठीक। ये हो सकता है द लाइंस में बी पैरेलल, ठीक है। ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये एक ऐसे जा रही है और एक ऐसे जा रही है, मतलब पैरेलल है, वो कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो इस केस में जो इक्वेशन है उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, मतलब इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। और तीसरा ये हो सकता है द लाइंस में भी कोइंसिडेंट, मतलब कि ये हमारा ग्राफ है, एक लाइन ये है और दूसरा लाइन ठीक इसी के ऊपर है, ठीक है। तो इस केस में कोइंसिडेंट होंगी लाइंस, और इस केस में जो इक्वेशंस होगा इट हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, यानी कि डिपेंडेंट कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। क्लियर हुआ? अब तीन पॉइंट्स तुम कंसिडर करो, जैसे x माइनस टू वाई इज इक्वल टू जीरो एंड 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे जो लाइंस है वो इंटरसेक्ट कर रही हैं। 2x प्लस 3y माइनस, अभी बता रहा हूं कैसे करती हैं, अभी सिर्फ इतना समझो कि यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। यहाँ पे जो लाइंस हैं वो कोइंसाइड कर रही हैं, ठीक है, एक दूसरे के ठीक ऊपर जा रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन, यहाँ पे मेनी सॉल्यूशंस यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, और ये वाले जो हैं यहाँ पे लाइंस पैरेलल है, मतलब कि यहाँ पे नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो थर्ड वाला जो है वो हमारा क्या है? इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। सेकंड वाला हमारा क्या है? फर्स्ट वाला हमारा क्या है? कंसिस्टेंट है, ठीक है। और सेकंड वाला हमारा क्या है? डिपेंडेंट भी है, डिपेंडेंट और कंसिस्टेंट, ठीक है। अब इसी को हमको वैल्यू को कंपेयर करना है कि ऐसा क्यों है, इस इक्वेशन में ऐसा क्या है। कैसे हम पता करें कि इक्वेशन देख करके कि ये यूनिक है, या फिर मतलब एक बार इंटरसेक्ट करेगा या दो बार इंटरसेक्ट करेगा या कोइंसाइड करेगा या पैरेलल चलेगा, ये कैसे पता करेंगे? तो ये पता करने के लिए हमें वैल्यूज लिखने होंगे। वैल्यूज क्या है? a1 बाई ए टू, b1 बाई बी टू,
C1/C2। ठीक है, तीनों एग्जांपल्स में। तो यहाँ पे A1 B1 C1 और A2 B2 C2, इन तीनों को ये तीनों क्या है, तो ये कोफिशिएंट्स हैं इक्वेशंस के जो कि दिए गए हैं। तो जैसे अगर मान लो कि हम यहाँ पे अब लिख लेते हैं कि पहले वाले के केस में हम लिखते हैं, पहले वाले के हम केस में लिखते हैं A1 A2 A1 B1 और C1, ऐसे ही A2 B2 C2, ऐसे यहाँ पे A1 B1 C1 A2 B2 C2, ऐसे यहाँ पे A1 B1 C1 और A2 B2 और C2। ठीक है, ऐसे हम लिख लेंगे जो तीनों इक्वेशन होंगे A1 B1 C1 A2 B2 C2। अब हम क्या करेंगे ना कि A1 जो क्या है यहाँ पे, अब जैसे ये है तो इसके केस में A1 क्या है, इसके केस में ये A1 है, तो A1 क्या है, तो कोफिशिएंट ऑफ x, तो कोफिशिएंट ऑफ x कुछ नहीं दिया तो हम 1 मान लेंगे। तो इसके केस में A1 इज इक्वल टू 1, इसके केस में B1 इज इक्वल टू 2 और इसके केस में C1 इज इक्वल टू -4। ठीक है, इसके केस में A2 इज इक्वल टू 2, इसके केस में B2 इज इक्वल टू 4 और इसके केस में C2 इज इक्वल टू -12। ऐसे ही इन सबके साथ भी होगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम इक्वेशंस को लिख लेंगे A1 A2 B1 B2 C1 C2। अब हम उन इक्वेशंस को देखो यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो जैसे पहला हमारा इक्वेशन ये था, ठीक है, इसमें देखो A1/A2, तो A1 है हमारा 1 और A2 है हमारा 3। ठीक है, तो A1/A2 हमारा कितना हो गया, 1/3। अब देखो B1 है हमारा -2, ठीक है, और B2 है हमारा +4, तो B1/B2 में हो गया -2/4 और C1/C2, C1 हो गया हमारा 0, कुछ नहीं है तो 0, और C2 हो गया हमारा -20, तो 0/-20। सिमिलरली हमने इसमें भी वही करेंगे, A1/A2 यानी कि 2/4, ठीक है, B1/B2 यानी कि 3/6 और C1/C2 यानी कि -9/-18। ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा। फिर थर्ड में भी वही किया, A1/A2 यानी कि 1/2, B1/B2 2/4, C1/C2 -4/-12। ठीक है, अब इन्हीं इक्वेशंस को हमने देख के बोला था कि ये जो है इंटरसेक्ट कर रहा है, ये वाला जो है वो कोइंसिडेंट कर रहा है और ये वाला जो है वो पैरेलल लाइंस है, यही बोला था ना। अब ये कैसे आया, तो जब हमने A1/A2 B1/B2 किया तो अब यहाँ पे हमें रेशियोज कंपेयर करने हैं। तो अगर A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 तो वो लाइंस क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी, यानी कि एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा। पहले में ही A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं है अगर, तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा और एग्जैक्टली वन यूनिक सॉल्यूशन होगा इसका। ठीक है, सेकंड में क्या कह रहे हैं कि अगर A1/A2 B1/B2 के बराबर और वो C1/C2 के बराबर है तो ये कोइंसिडेंट लाइन है। कैसे बराबर है, तो ये भी आग कट करके 1/2 आएगा, ये भी कट करके 1/2 आएगा और ये भी कट करके 1/2 ही आएगा। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों क्या है, बराबर हैं, तो ये कोइंसिडेंट लाइंस हैं, यानी कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। और तीसरे में A1/A2 B1/B2 के बराबर तो है 1/2 और ये भी 1/2, लेकिन ये C1/C2 के बराबर नहीं है, 1/3 आ रहा है, तो ये क्या है, पैरेलल लाइंस, नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये एकदम याद रखना है कि A1/A2 B1/B2 के अगर बराबर नहीं है स्टार्टिंग में ही, पहले यहीं से स्टार्ट करो कि अगर यहीं पे दिख गया कि ये बराबर नहीं है दो A1A2 B1B2, तो हम यहाँ पे सीधा लिख देंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस है। ठीक है, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। अगर तीनों बराबर निकल जाते हैं, ठीक है, तो उस केस में कोइंसिडेंट लाइन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। अगर A B के बराबर आ जा रहा है लेकिन B C के बराबर नहीं आ रहा, तो उस केस में पैरेलल लाइंस, नो सॉल्यूशन। क्लियर हुआ। चलो अब कुछ एग्जांपल दिया है, जैसे चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशंस दिस एंड दिस इज कंसिस्टेंट, इफ सो सॉल्व देम ग्राफिकली। तो सबसे पहले हमें ये पता करना है कि ये जो इक्वेशंस हैं ये कंसिस्टेंट हैं कि नहीं है। तो पहले हम ये निकालते हैं। अब इसमें से जब हम निकालेंगे तो हमारा A1 इज इक्वल टू कितना है, A1/A2 कितना दिया हुआ है 1/2, B1/B2 हमारा कितना दिया हुआ है
तो 3 बाई माइनस का 3, 3 बाई माइनस का 3, और C1 बाई C2 हमारा कितना है, 6 बाई 12। ठीक है, तो ये भी हमारा आ गया 1/2। अब देखो A1 बाई A2 जो है वो B1 बाई B2 के बराबर नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यूनिक सोल्यूशन है। ठीक है, तो ये कंसिस्टेंट है और यूनिक सोल्यूशन है। तो जब हम ये यूनिक सोल्यूशन निकालेंगे तो उसके बाद हम सिंपली इसको सॉल्व कर देंगे ग्राफिकल मेथड से। तो हमारे पास दो इक्वेशन था, दोनों इक्वेशन क्या क्या था, तो एक था हमारा x प्लस 3y, एक था हमारा x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, और दूसरा था 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। ठीक है, अब यही इक्वेशन को जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हम x की वैल्यू अलग अलग रखते जाएंगे, जैसे पहला वाला हो गया। पहले का जब हम बनाएंगे तो x इज इक्वल टू हम क्या लिख देंगे, 6 माइनस 3y, या फिर हम इसको ऐसे कर सकते हैं, 3y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स, तो y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स अपॉन 3, जैसे ये लिख दिया। अब हम अलग अलग x की वैल्यू रखते जाएंगे तो अलग अलग y की वैल्यू आती जाएगी। जैसे x की वैल्यू 0 रखो यहाँ पे, तो सिंपल 6/3 2 आ गया y का वैल्यू। ऐसे ही x का वैल्यू 6 रखो, तो ये 6 माइनस 6 0, तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा y हमारा क्या आ जाएगा, 0। ऐसे ही हम इसके साथ भी करेंगे, सेकंड वाले इक्वेशन के साथ। ठीक है, इसका भी हम एक इक्वेशन बना लेंगे यहाँ से, x इज इक्वल टू या फिर y इज इक्वल टू क्या होगा, y इज इक्वल टू होगा 12 माइनस ये इधर जाकर के माइनस का 2x अपॉन में 3। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे करेंगे तो सेम वैसे ही, जब हम x का वैल्यू 0 रखेंगे तो ये -12/3 माइनस का 4 आ गया। ऐसे जब हम x का वैल्यू 3 रखेंगे तो y का वैल्यू -2 आ गया। अब बस इनको तुम्हें प्लॉट करना है। अब यहाँ प्लॉट कैसे करना है, तो देखो x है 0 और 6, x 0 तो y 2, x 0 तो हमारा y कितना है, 2 है, यानी कि एक पॉइंट ये हो गया। ठीक है, और दूसरा x 6 तो y 0, x है 6 तो y है 0, दूसरा पॉइंट ये हो गया। ऐसे ही इसके केस में 0-4, x है 0 तो y है -4, यानी कि 0 और -4, और x है 3 तो y है -2, तो x है 3 तो y है -2, यानी कि ये पॉइंट हो गया। ठीक है, अब बस हम इनको ग्राफ कर दिए हैं, इसका लाइन खींच दो और इसका लाइन खींच दो। देखो ये एक जगह पे कट रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं और फिर एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये ग्राफिकली भी हमने रिप्रेजेंट कर दिया कि ये कंसिस्टेंट है। पहले ग्राफिकली फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। पहले तो पता कर लो A1/A2, B1/B2, C1/C2 से, और फिर जो भी है उस हिसाब से ग्राफ बनाओ। सिंपल है, यहाँ पे हमारा ये है A1, ये है B1, ये है C1, ये है A2, ये है B2, ये है C2। तो हमें करना है A1/A2, यानी कि पहले करना है 5/3 इज इक्वल टू B1/B2, यानी कि -8 बाई माइनस का 8 अपॉन माइनस का 24/5, और C1/C2 1/3/5, ये 3/5 है ना, तो 1/3/5। ठीक है, ये दिया है ना। अब देखो सिंपल है, जब भी ऐसे 3 अपॉन में हो ना तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाओ, उसको 4 बना दो। ठीक है, जब भी 3 हो 4 बना दो। अब देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। ठीक, अब करना क्या है, ये जाएगा यहाँ पे, ये जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही ये जाएगा यहाँ पे और इसके नीचे 1 होगा, वो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे ये हो गया 5/3, ये देखो कितना हो गया, ये 5 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया तो -40। ठीक है, अपॉन में माइनस का 1 इंटू 24, -24, और ये हो गया 5 ऊपर जाके 5 अपॉन में 1 3 जा 3, तो ये प्लस हो गया। अब इसको काटेंगे तो ये कितना आएगा, 8 5 जा 40 और 8 3 जा 24। तो देखो 5/3 इज इक्वल टू 5/3 इज इक्वल टू 5/3। तो ये क्या है, तीनों बराबर हैं, तो इसका मतलब कि ये क्या है, को इंसिडेंस है। ठीक है, यानी कि इसका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस निकलेंगे इसके। ठीक है, अब बस इसको जब हम सॉल्व करेंगे
तो जब हम इसका वो इक्वेशंस बनाएंगे ना ग्राफ पे, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। मान लो एक लाइन ये है, तो दूसरा भी लाइन यही है, इसी के ऊपर ही है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है कि चंपा जो है वो एक सेल में गई, ठीक है, यहाँ पे सेल लगा हुआ था, और उसने कुछ पैंट खरीदे, कुछ स्कर्ट खरीदी। ठीक है, जब उसकी दोस्त ने पूछा कि तुमने कितने खरीदे पैंट और स्कर्ट, तो उसने जवाब ये दिया कि द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज टू लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज्ड। ठीक है, अब इसी में सारा इक्वेशन है। क्या कह रहा है, अब हम पहले इतने बड़े को सॉल्व नहीं करते हैं, पहले हम मान लेते हैं कुछ कुछ। जैसे एक स्कर्ट है और पैंट है, तो हम स्कर्ट को कुछ मान लेते हैं, पैंट को कुछ मान लेते हैं। तो अगर हम स्कर्ट को x मान लेते हैं और पैंट को y मान लेते हैं, तो क्या आप कह रही है कि द नंबर ऑफ स्कर्ट इज टू लेस, ठीक है, दो लेस है, किससे, देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज्ड, यानी कि पैंट जितना खरीदा गया है उसके दुगने से दो कम है। ठीक है, यानी कि अगर पैंट खरीदा गया है y, तो स्कर्ट कितना खरीदा गया है, अगर पैंट खरीदा गया है y, तो स्कर्ट कितना खरीदा गया है, तो 2y माइनस 2। यही है ना कि दुगने से द नंबर ऑफ स्कर्ट इज, सॉरी, द नंबर ऑफ स्कर्ट इज टू लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स, टू लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स। ठीक है, तो पहले पैंट्स का हमने ट्वाइस किया, फिर उससे टू लेस कर दिया, तो हमारा स्कर्ट आ गया। ठीक है, फिर उसने बोला कि ऑल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज फोर लेस देन फोर टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज्ड। सेम चीज कि द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज फोर लेस देन फोर टाइम्स, यानी कि ये हो गया। ठीक है, यही हुआ ना। अब देखो, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा एक क्या बनेगा, y इज इक्वल टू, अब यहाँ पे उल्टा मान लिया है कि यहाँ पे स्कर्ट को y मान लिया है, पैंट को x मान लिया है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 2x माइनस टू, वैसे ही जैसे x इज इक्वल टू 2y माइनस टू था, और y इज इक्वल टू 4x माइनस 4। तो ये हमारे दो इक्वेशंस बन गए यहाँ से। ठीक है, अब इन्हीं दोनों इक्वेशंस को हम सबसे पहले क्या करेंगे, a1 a2 b1 b2 c1 c2, इसमें हम सॉल्व करेंगे। और फिर उसके बाद से, या फिर हम डायरेक्टली a1 a2 ना करके, अगर हम सब कुछ स्किप करें, सीधा इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करो। तो ग्राफिकल जब हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे, तो एक है हमारा y इज इक्वल टू 2x माइनस टू, एक है हमारा y इज इक्वल टू 4x माइनस 4। अलग अलग x के वैल्यूज रखते जाओ, अलग अलग y का वैल्यू आता जाएगा, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये सिर्फ एक जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ से हम पता लगा लेंगे इट हैज यूनिक सोल्यूशन, यानी कि सिर्फ एक बार इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कि 10 स्टूडेंट्स हैं 10th क्लास के, जो कि मैथमेटिक्स क्विज में पार्ट ले रहे हैं। अगर नंबर ऑफ गर्ल्स 4 हैं, नहीं, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, देन फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। तो हम पहले बॉयज को मान लेते हैं x और गर्ल्स को मान लेते हैं y। तो क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, टोटल कितने हैं 10। तो हम मान लेते हैं कि बॉयज प्लस गर्ल्स इज इक्वल टू 10। ठीक है, और पहला एक्सप्रेशन ये बन गया। अब दूसरा एक्सप्रेशन क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, कि जितने भी बच्चे हैं उससे 4 ज्यादा हैं लड़कियां। इसका मतलब कि दूसरा एक्सप्रेशन क्या बन रहा है, 4 प्लस वाई। अब मान लो कि लड़के कितने हैं, एक्स कितने हैं, तो लड़के हैं, टोटल लड़कियों में से 4 घटा दो तो लड़के आ जाएंगे। मतलब लड़कियां तो कितना है, क्या बोला है कि लड़कियां हैं y प्लस 4। ठीक है, तो इस टोटल y में से 4 लड़कियां घटा दो तो जो बचेगा वो लड़के हैं, क्योंकि x और y तो एक बराबर है, बस ये 4 ज्यादा थी। तो दूसरा इक्वेशन ये बनेगा, यानी कि इसको अगर बनाएंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 4, तो सब में माइनस से मल्टीप्लाई किया तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, ऐसा बनेगा दूसरा। ठीक है, इस पे आ जाएगा। तो एक इक्वेशन तुम्हारा ये बना, और दूसरा ये इक्वेशन है एग्जैक्टली, इस पे कर लेना, आ जाएगा। ठीक है, यही दो इक्वेशन बनेंगे। हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। ठीक है, देखो क्या कह रहा है
कि सबसे पहला कि पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन का जो हाफ है, रेक्टेंगल 2 × L + B, ठीक है। तो कह रहा है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, ठीक है, जिसका हाफ का मतलब फिर 1/2 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब कह रहा है इसका लेंथ कितना है, तो लेंथ है 4 मोर देन इट्स विड्थ, ठीक है। अब ये हमको टोटल दे रखा है कितना, 36, ठीक है। और कह रहा है कि लेंथ जो है इट इज 4 मोर देन द विड्थ, तो लेंथ इज L + 4 इज इक्वल, ठीक है। तो बस यहाँ पे इक्वेशन बना दोगे, इक्वेशन बन गया, बस इसको सॉल्व कर दोगे तो आ जाएगा। हमको पहले तो ये दे रखा है, ठीक है, हम लेंथ को x मान लेते हैं, ब्रेड्थ को y मान लेते हैं, ठीक है। तो हमको क्या दिया है कि हाफ जो है 2 × L + x + y इज इक्वल टू हमको 36 दे रखा है, ठीक है। तो ये कट जाएगा, तो x + y इज इक्वल टू 36, ये हमारा पहला इक्वेशन बना। और दूसरा हमारा ब्रेड्थ कितना है, यानी कि लेंथ हम मान लेते हैं x को और ब्रेड्थ किसको माना है, y को। तो हमारा y कितना है, लेंथ, यानी कि x इज 4 मोर देन इट्स विड्थ, ठीक है। तो यानी कि विड्थ से 4 ज्यादा है, तो विड्थ हमारा कितना होगा, x - 4। फिर इसको भी सॉल्व कर देंगे तो बस आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे है अलजेब्रिक मेथड्स लीनियर ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने के। तो इसमें हमारा सबसे पहला आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, बेसिकली मल्टीप्लाई करके किसी नंबर से सब्स्टिट्यूट कर दो, सॉरी, बेसिकली यहाँ पे क्या करना होता है कि किसी भी नंबर से, यहाँ से किसी भी एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकाल दो। जैसे मान लो कि तुमको दिया है 7x - 15y = 2 और x + 2y = 3, तो जो आसान है, जो छोटा है उसको पहले करो। तो सेकेंड इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, 3 - 2y, ये हमारा थर्ड इक्वेशन बना, ठीक है। अब बस इस थर्ड इक्वेशन को उठा के फर्स्ट में पुट कर दो, तो 7x, x का वैल्यू कितना है, 3 - 2y, तो हम x की जगह पे क्या करेंगे, x की जगह पे कर देंगे 3 - 2y, फिर से -15y इज इक्वल टू 2, तो ये हो गया 21 - 14y -15y इज इक्वल टू 2, तो ये 21 इधर गया तो हो गया -14 - 15 कितना हो गया, माइनस का 29y इज इक्वल टू 2 - 21 कितना हुआ, माइनस का 19, तो y इज इक्वल टू 9, माइनस माइनस कट गया तो 19/29, ठीक है। ये y का वैल्यू आया, और इस y के वैल्यू को उठा के तुम सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो, तो x + 2 × 19/29 इज इक्वल टू 3। अब इसको सॉल्व कर दोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो y की वैल्यू आ गई 19/29, और फिर इसको पुट किया इसमें, तो ये हमारा आ गया दूसरा x का आंसर 49/29, ठीक है। तो ऐसे करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड के क्वेश्चंस को। वेरीफाई वेरीफाई भी कर सकते हो, दोनों साइड रख के सही आएंगे। जैसे वैसे ही है ये एग्जांपल कि आफ्ताब जो है वो अपनी बेटी को बोलता है कि 7 years ago आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन। तो जब भी अगो बोले तो माइनस करना है, और जब 7 years आफ्टर फ्यूचर का बोले तो प्लस करना है। तो 7 years ago, 7 साल पहले, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन, मैं तुमसे 7 गुना बढ़ा था, यानी कि मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या बनेगा, और ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, ठीक है। अब यहाँ पे s और t को हम मान लेते हैं एजेस, आफ्ताब का और उसकी बेटी का। s जो है, t जो है उसकी बेटी है, और s आफ्ताब है। तो यहाँ पे देखो s - 7, ठीक है, 7 साल पहले इज इक्वल टू 7 × t - 7, ठीक है। यानी कि उससे 7 साल 7 गुना, क्या बोला है कि 7 years ago आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन, तो 7 times ओल्ड था, ठीक है। तो यहाँ से एक इक्वेशन बन गया, और फिर 3 years फ्रॉम नाउ, तो यानी कि s + 3, ठीक है, कि आज से 3 साल बाद आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू, तो 3 × t +
3। ठीक है, तो दोनों, इसके वाले में भी 7 माइनस 7, इसके वाले में भी t माइनस 7, और बस 7 से मल्टीप्लाई कर देना, और यहाँ पे भी सेम चीज, बस अब इनको सब्स्टिट्यूट करके वैसे ही सॉल्व कर दिया है। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कोई भी एक सब्स्टिट्यूट कर लो कि यहाँ से s इज इक्वल टू 6 प्लस 3t, इससे बनेगा ना। अब इसको उठा के इसमें रख दो कि s की जगह पे रख दो 6 प्लस 3t माइनस 7t प्लस 42 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 3t माइनस 7t कितना हो गया, 4 माइनस का 4t इज इक्वल टू माइनस 42 माइनस 6, यानी कि माइनस 4t इज इक्वल टू माइनस का 48। तो t इज इक्वल टू माइनस माइनस कट गया, t का वैल्यू हमारा आ गया कितना, 12। अब इस t के वैल्यू को इसमें डाल दो तो इसका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक का वैल्यू हमारा आ गया, t का वैल्यू आ गया 12 और s का वैल्यू रखेंगे तो 42।